बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनके लिए शेप्स एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर्स में नोमेनक्लेचर को और कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पढ़ा था। आज इनकी शेप्स को और फिर ये कलर क्यों प्रोड्यूस करते हैं इसको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। बेटा, शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स को स्टडी करने से पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है। आमतौर पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं ये आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स मुहैया होते हैं। देखने में आया है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेकर कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक के कंपाउंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो फेमस है या अबंडेंट है या स्टेबल है उनमें हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6 ज्यादा अबंडेंट है। तो हम ज्यादा से ज्यादा इन्हीं तीनों को फोकस करेंगे, यही हमारे कोर्स में भी शामिल है। हमने सिर्फ इनकी बेसिक ज्योमेट्री देखनी है और कुछ एग्जांपल्स, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कंपाउंड या मॉलिक्यूल किस तरह की ज्योमेट्री जनरेट कर सकता है, तो एटलीस्ट हम ये आंसर कर सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कंपाउंड्स। बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कंपाउंड्स जो हैं ऐसे होंगे कि जिनमें सेंट्रल मेटल एटम यानी ट्रांजिशन मेटल सेंटर में होगा, और चूंकि दो ही लिगेंड्स बॉन्ड बना सकते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा। ये वो डिस्टेंस है जहां पर इनके दरमियान कम से कम रिपल्शन होती है, और आमतौर पर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स जिस शेप में एग्जिस्ट करेंगे इस शेप को नाम दिया जाएगा ये लीनियर शेप, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ज्यादातर इस कैटेगरी में कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस शामिल हैं? हमारे पास बेटा कॉपर +1 कॉम्प्लेक्सेस हों, सिल्वर +1 कॉम्प्लेक्सेस हों, या मरकरी +2 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज्यादातर इस शेप के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एक एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि अगर कॉपर के केस हो तो बेटा कॉपर के केस में हमारे पास डायसायानो कॉपर, या कॉपर के केस में ही हमारे पास डायअमाइन कॉपर। आप इस बात को कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये जो सफियर के ऊपर माइनस या प्लस चार्ज है ये क्यों है। बेटा, यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, लिहाजा ये प्लस चार्ज असल में कॉपर का है, और यहाँ पे हमारे पास बेटा सायानो लिगेंड है, तो -1 चार्ज का मतलब ये है कि सायानाइड -2 चार्ज है, और कॉपर जो है वो आपके पास बेटा +1 में है, तो ओवरऑल चार्ज आपके पास -1 है। सेम ऐसा ही आपके पास सिल्वर के लिए है कि अगर हम सिल्वर को स्टार्ट करें तो बेटा सिल्वर में डायसायानो कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, या फिर सिल्वर में आपके पास डायअमाइन कॉम्प्लेक्सेस भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। दोनों केसेस में आपके पास इसी तरतीब से जो है वो चार्जेस को रिप्रेजेंट किया जाए। इसी तरह अगर मरकरी होगा तो मरकरी का डायसायानो कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूट्रल होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं सफियर पे, और अगर मरकरी का डायअमाइन कॉम्प्लेक्स होगा तो बेटे इसका चार्ज सफियर का +2 हो जाए। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो हैं वो आपने इसके लिए याद रखें। सेकंड, आपसे कहते हैं कि आप बताएं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनकी शेप क्या हो सकती है। बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक शेप तो वो है कि जिसमें मेटल एटम सेंटर में होगा और 4 लिगेंड्स बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे कि ये शेप आपके पास बन जाएगी टेट्राहेड्रल शेप।
और टेट्राहेड्रल शेप में आपको पता है कि जो एंगल होता है वो 109 डिग्री का जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी के साथ आपके पास एक कंडीशन यूं भी है कि मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये इस तरह की अरेंजमेंट होगी कि जिसमें आपके पास लिगेंड्स आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस 90 डिग्री के एंगल की शेप आमतौर पर स्क्वायर प्लैनर शेप कहलाई। तो बेटा दो तरह की शेप्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, एक स्क्वायर प्लैनर शेप होती है और दूसरी शेप को हम आमतौर पर टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको याद दहानी के लिए लिखवा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर बेटे आपके पास जिंक के कॉम्प्लेक्सेस हों तो जिंक +2 फॉर्म में आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे सकता है। टेट्रा सायानो जिंक आपके पास जो है वो -2 चार्ज के साथ होगा, या फिर जिंक अगर 4 अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाए ये +2 चार्ज में हो सकता है, या बेटे जिंक 4 क्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाए तो ये भी -2 के साथ। क्लोरीन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कर रहा है विद द जिंक। इसके अलावा आप बेटे इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ। कॉपर के लिए भी यही कंडीशन हो सकती है कि अगर कॉपर टेट्रा सायानो कॉम्प्लेक्स बनाए तो ये आपके पास +2 स्टेट में होगा और +2 स्टेट में इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो टेट्राहेड्रल शेप का होगा। या फिर कॉपर जो है वो किसी भी हैलोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाए तो हैलोजन में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, या आपके पास बेटे यहाँ पर सायानाइड वगैरह या थायोसायानेट वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये केस आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हो। कुछ आपके पास कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सी एनाइन का नाम दिया गया है। ये जो ऑक्सी एनाइन है ये भी टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। इनके फॉर्मूला याद रख लें आप। वनेडियम का टेट्राऑक्साइड -3 फॉर्म में, ये भी आपके पास जो है वो हो सकता है। क्रोमेट आइन CrO4 2-, ये भी आपके पास बेटे टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। या फिर आयरन का ऑक्साइड FeO4 2- या MnO4 पर मैंगनेट आयन, ये भी आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। तो जितनी एग्जांपल्स याद रह सकती हैं आपको, आप उन्हें याद रखें, लेकिन शेप जो है वो आपके पास कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लैनर के केस में क्या होगा जी, आपके पास बेटे एग्जांपल्स जो हैं वो बदल जाएंगी। अब की बार हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस में निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम वगैरह भी आ सकता है। तो लाइक अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड कर दूं और निकल का कोई कॉम्प्लेक्स देखूं तो बेटे हमारे पास एग्जांपल में सायानाइड या अमाइन कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं निकल के लिए। निकल का बेटे अगर टेट्रा अमाइन कॉम्प्लेक्स हो, या बेटा निकल का आपके पास टेट्रा सायानो कॉम्प्लेक्स हो, तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आपको स्क्वायर प्लेनर शेप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर आपके पास प्लैटिनम का टेट्रा अमाइन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है +2 फॉर्म में, टेट्रा अमाइन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम +2 फॉर्म में, ये भी आपके पास स्क्वायर प्लेनर शेप। बहुत सारी एग्जांपल्स बुक में मेंशन भी हैं। आप अगर इनके अलावा कोई और एग्जांपल डिस्कस करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इनका फॉर्मूला लिखना है, अदरवाइज बाकी शेप जो है वो आपको ड्रॉ करनी होगी, तो जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दी। आखिर में आपके पास बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस हैं। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इसमें आपके पास 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। 2 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल यूज में आपने इस्तेमाल की है, इससे पहले आप उसको जो है वो कंसिडर करते थे, लेकिन आजकल हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है या हमने इसको ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एक शेप में एग्जिस्ट करते हैं और उस शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल शेप।
आपके पास बेटे 2 या 3 शेप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप यहाँ पे इजीली देख सकें तो एट कॉर्नर्स ऑफ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागोनल शेप, ठीक है, ये एक कंडीशन। एट एपाइसेस ऑफ, आपके पास बेटा एपाइसेस ऑफ कौन सा होगा जी, ट्राइगोनल प्रिज्म शेप, ठीक है जी। और इसी तरह आपके पास बेटा पार्टिकल्स हो सकते हैं एट एपाइसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल शेप। इस शेप में क्या होता है कि आपके पास बेटा एक ट्रांजिशन मेटल सेंटर में आ जाता है और वो 6 डिफरेंट कॉर्नर्स डिसाइड करता है, जिन कॉर्नर्स के ऊपर आपके पास क्या मौजूद होगा, लिगेंड मौजूद होगा। तो ये लिगेंड्स जो हैं वो आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। एपाइसेस ऑफ ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक शेप, बेटा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक शेप जो है ये बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। आपके पास बेटा एक ट्रायंगल यहाँ ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, इसी से मिलता जुलता एक ट्रायंगल यहाँ नीचे ड्रॉ कर देता हूँ और इन कॉर्नर्स को आपस में मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस शेप को हम कहते हैं ये ट्राइगोनल प्रिज्म है, प्रिज्म लाइक शेप है। इस प्रिज्म के सेंटर में आपके पास बेटा मेटल होगा और ये मेटल क्या करेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 लिगेंड्स के साथ जो है वो बॉन्डेड होगा। तो ये आपके पास जो है वो 6 लिगेंड्स इस शेप में एग्जिस्ट करें। आखिरी ऑक्टाहेड्रल शेप जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप है। इसमें क्या होता है कि 4 लिगेंड्स एक स्क्वायर प्लेनर शेप में आपस में अटैच हो जाएंगे विद द मेटल, ठीक है, और एक लिगेंड इस स्क्वायर के ऊपर होगा और दूसरा लिगेंड इस स्क्वायर के नीचे होगा। तो आपके पास बेटा कंडीशन कुछ यूं बनेगी कि ये लाइन अगर हम ऊपर से अरेंज करें तो इस तरह से ज्वाइन कर रही हैं, और इसी तरह अगर ये लाइंस देखें तो ये नीचे से भी जो है वो इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपके पास बेटा ऑक्टाहेड्रल शेप जो है वो ऐसे बन रही है। इस ऑक्टाहेड्रल शेप को आप बुक से भी जो है वो देख सकते हैं। बेसिकली इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो मैंने पहले ड्रॉ कर दी थी। ये यूं भी लिखा जा सकता है कि आपके पास 1 2 3 एंड 4 एक स्क्वायर बन गया, 5 एंड 6 आपके पास टोटल 6 लिगेंड्स जो है वो यहाँ पे अटैच हो गए। आमतौर पर जो हेक्सा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल शेप में मौजूद होते हैं। इसमें कोई सा भी एलिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि कोबाल्ट का हेक्सा अमाइन कॉम्प्लेक्स है +3 फॉर्म में, तो बेटा इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। ये जो 2 शेप हैं ट्राइगोनल प्रिज्म या हेक्सागोनल शेप, बेटा ये हिस्टोरिकल वैल्यू के शेप्स हैं, ये अब आजकल जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल शेप जो है वो आपके पास स्टिल वैलिड शेप है। या फिर कोबाल्ट का ही मैं हेक्सा फ्लोरो कॉम्प्लेक्स जो है वो अगर देख लूँ -3 के साथ, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आमतौर पर यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट वन। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनके कलर्स किस तरह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक है जी, और फिर हम इन कलर्स को जनरेट करने की जो रीजन है उसको भी ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये कलर्स जनरेट कैसे होते हैं, आपने इसके बारे में भी बताना है। ठीक है बेटा, आपके पास कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है, ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है डिफरेंट रीजन की वजह से बनता है। आपके पास बेटा 3 रीजन है। पहली रीजन क्या है कि अगर लाइट किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फॉल करे एंड इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन और कोई रेडिएशन एमिट नहीं होती, तो जो भी सब्सटेंस होगा वो आपके पास अपीयर होगा ब्लैक इन कलर। अगर कोई सब्सटेंस लाइट के साथ इंटरेक्ट करे और ये
सब्सटेंस जो है ऑल रेडिएशंस को रेडिएट कर दे, एमिट कर दे, रिमूव कर दे, तो बेटा उस सब्सटेंस का जो कलर अपीयर होगा वो होगा व्हाइट। और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है कि जो एब्जॉर्ब सम ऑफ द रेडिएशन एमिटिंग रेस्ट, तो आपके पास ये जो कंपाउंड होगा इसको नाम दिया जाएगा ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गई हैं, बाकी की रेडिएशंस ट्रांसमिट हो गई हैं, एमिट हो गई हैं, तो ऐसे केस में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कलर्ड होगा, ना तो ये टोटली व्हाइट होगा और ना ही ये ब्लैक होगा। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये कलर क्यों प्रोड्यूस करते हैं? देखने में ये आया है कि अगर हम ऑर्बिटल्स को अरेंज करें, चले मैं इसको यूं एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से कि ये मेरे पास d ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर। बेटे कोई भी लिगेंड अगर इस d ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसका तरीकाकार ये होगा कि जैसे ही लिगेंड ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा तो वो लिगेंड ऑर्बिटल को रिपेल और स्प्लिट कर देगा इन टू हाफ्स। इसमें मैं आपको सीधी सी आसान सी बात ये बता देता हूं कि सम टाइम ऐसा होता है कि लिगेंड अप्रोच करने पे हमारे यही d ऑर्बिटल स्प्लिट कर देते हैं दो हिस्सों में। एक हिस्सा ऐसा होता है जो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर लेता है और एक हिस्सा ऐसा होता है जो अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि इन 5 में से 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके यहां नीचे आ जाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल, और यहां पर जो 2 ऑर्बिटल हैं लाइक एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, ये अपनी एनर्जी को इंक्रीज करके अबव चले जाते हैं नॉर्मल। ये याद रहे कि जितना आपका एनर्जी लेवल है उससे जितना डिक्रीज होगा उससे उतना ही इंक्रीज ऑब्जर्व किया जाएगा। जो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए टर्म इस्तेमाल की जाएगी E2G। इसका मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट। ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल थे, लिगेंड ने अप्रोच किया एंड इट स्प्लिट द ऑर्बिटल इनटू ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल नीचे आ गए। इसके मुकाबले में 2 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं बेटा जो अपनी एनर्जी को रेज करते हैं और वो ऊपर निकल जाते हैं, इसको कहते हैं EG, डबली डीजेनरेट। तो बेटा ट्रिपली डीजेनरेट एंड डबली डीजेनरेट 2 तरह के ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है। लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहां पे फिल करूंगा। अब क्या होगा, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो पहले फिल हो जाएंगे और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो बाद में फिल हो जाएंगे। ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कंप्लीट हैं, जबकि डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक स्पेस खाली मौजूद है। अब क्या होगा कि अगर सराउंडिंग में कोई एनर्जी का सोर्स मौजूद है तो ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड की जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में से कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करके यहां से जंप करेगा और जंप करके ये चला जाएगा हायर एनर्जी डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनस्टेबल है, लेकिन जैसे ही ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो ये कोई भी कलर कॉम्प्लेक्स जो है वो उसकी शेप नजर आ जाएगी और एनर्जी रिलीज करने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप बैक करेगा टू द ओरिजिनल triply degenerate orbital. The phenomena where an electron jumps from lower d orbital to higher and
higher to lower as well is known as D ट्रांजिशन। तो बेटा असल में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस में क्यों नजर आते हैं हमें, क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। यानी एक डी ऑर्बिटल जब दो पार्ट में स्प्लिट होगा तो इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी गेन करें और वो लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी। और हमने क्या कहा कि जब रेडिएशन एमिट करेंगे तो रेडिएशन एमिट करने पर वही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन दोबारा लो में आ जाएगा, ये जगह फिर से खाली हो जाएगी और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में आएगा तो वो एब्जॉर्ब होने वाली सारी रेडिएशन रिलीज करेगा। जो रेडिएशन रिलीज होंगी वो आपको कलर की फॉर्म में जो है वो नजर आए। हमारी बुक में कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके लिए कलर जो है वो मेंशन किए गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी इसको देख सकते हैं। इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो जिंक +2 या टाइटेनियम +4 कलरलेस नजर आते हैं। लेकिन अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि आपके सामने मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल ड्रॉ की है, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे पेयर्ड हैं, सिर्फ ये अकेला एम्प्टी एक अनपेयर है। तो टाइटेनियम +3 जो है वो पर्पल कलर का सोल्यूशन बनाता है या सॉल्ट बनाता है, और कॉपर +2 जो है वो आपके पास ब्लू कलर का सॉल्ट या सोल्यूशन बनाता है। इसी तरह अगर दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वनेडियम +3 ग्रीन फॉर्म में है, निकल +2 ग्रीन फॉर्म में है, या अगर +3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो क्रोमियम +3 डीप ग्रीन या कोबाल्ट +2 पिंक कलर में होता है, या अगर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो क्रोमियम +2 ब्लू और आयरन +2 ग्रीन, और अगर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो बेटा आयरन +3 येलो फॉर्म में हो सकता है। तो ये आपके पास बेटा डिफरेंट कंडीशंस हैं कि जिन पे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आपको कलर्स प्रोड्यूस करके देते हैं और आप इन कलर्स को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। हमारा आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे खत्म हुआ। मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में से एक करेक्शन बताना चाह रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स को नेम किया था, लेकिन उसकी मैंने कंडीशन जो है वो थोड़ी सी गलत लिखी थी। आप उसकी करेक्शन जो है वो देख लीजिएगा और उसे जो है वो फिर से ठीक कर लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स जो है बेटा उसके लिए मैंने फॉर्मूला गलत लिखा था। फॉर्मूला है Na2SeCN5NO²। आपके पास बेटा स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गई। मैं गलती से यहाँ पर CO यानी कार्बोनाइल लिख दिया था। ऑब्वियसली कार्बोनाइल की कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन जो मिस्टेक हुई थी वो ये हुई थी कि इस कार्बोनाइल की वजह से जो चार्ज कैलकुलेट किया गया था ऑन ट्रांजिशन मेटल आयरन वो गलत है। चलिए हम इसको करेक्ट करते हैं, फिर से सीखते हैं कि ये कैसे होगा। ये सिंपल कैटाइन है, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो सिंपल कैटाइन में क्या होगा बेटा, आप इसका कंपाउंड का नाम लिख देंगे सोडियम। दूसरी तरफ आप कॉम्प्लेक्स को जब लिखेंगे तो एक सायानाइड है, एक नाइट्रोसाइल है। तो C पहले आ रहा है और N बाद में आ रहा है, ये बन जाएगा पेंटासायानो नाइट्रोसाइल। और आयरन जो है इसके लिए लिखा था हमने फेरेट। अब आखिर में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, तो बेटा सोडियम +1 है मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा -2। नाइट्रोसाइल मैंने कल -1 लिख दिया था। बेटा नाइट्रोसाइल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं, जबकि सायानो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -2 करना है। तो आयरन अगर +3 फॉर्म में हो तो बेटे ये आपके पास इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मुझसे कंसल्ट कर ले, पूछ ले। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक कंपोनेंट्स एंड नोमेनक्लेचर, शेप एंड कलर ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपको कुछ थोड़े से रिएक्शन या एलिमेंट्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिटेल एक्सप्लेन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।